नमस्कार, हाजिर हूँ मैं नई कहानी के साथ। आज मैं बात करूँगा कोरोना किट घोटाले के बारे में। उत्तर प्रदेश में ये घोटाला अब मैं इसका खुलासा नहीं करने जा रहा हूँ। इस घोटाले को सरकार ने भी मान लिया है, इस गड़बड़ी को सरकार ने भी मान लिया है और इस बारे में सरकार ने थोड़ी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। उस पूरे घोटाले का घटनाक्रम कैसे है और वो घोटाला कैसे किस रूप में राजनीतिक रूप में योगी सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है या आगे आने वाले समय में ये मुश्किलें बन सकता है, उस पर मैं बात करूँगा। उस पूरे घटनाक्रम में ये घोटाला कैसे हुआ, ये घोटाले के पीछे कौन लोग थे और सरकार इसमें कैसे विफल हो गई। जो सरकार दावा कर रही थी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं योगी जी, और जीरो टॉलरेंस पर बात करते करते ये घोटाला सामने आया है। मैं उस पर बात करूंगा, इस पूरे सिम्टम पर बात करूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इतनी चुस्ती, इतनी सख्ती, इतनी निगरानी के बावजूद ये घोटाला हुआ है, उस पर बात करूंगा। इस पर विपक्ष जो सवाल उठा रहा है मैं उस पर बात करूंगा। इस पर सत्ता पक्ष के लोग भी सवाल उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इस सवाल को उठाया है, मैं उस पर भी बात करूंगा। इस पूरे घटनाक्रम के तमाम पहलुओं पर मैं बात करूंगा, डिटेल्स में बात करूंगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कृपया आप पूरे वीडियो को देखिए। अगर आप उस पूरे समस्या को समझना चाहते हैं, आपको मैं बताऊंगा कि उस सरकार के नाक के नीचे ये घोटाला सामने आया है जिसको लेकर देश भर में बात हो रही थी कि यूपी मॉडल। इस पूरे मामले में बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ़ की थी और कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इतनी पॉजिटिविटी के बाद भी इस तरह का घोटाला सामने आया है, इस पर बात करना ज़रूरी है। और इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आप कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि आपके प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर किस तरीके से इस वक्त आपदा में, जब पूरा देश फंसा हुआ है, हर जगह लोग परेशान हैं और लोगों की नौकरियां गई हैं, ऐसे में अधिकारी कैसे लूट खसोट में जुटे हैं, वैसे में कैसे पंचायतों से लूट खसोट की खबरें आ रही हैं। हमारा पूरा सिस्टम किस तरीके से करप्ट हो चुका है और हम करप्शन को ख़त्म करने की बात करते हैं लेकिन ऐसे घोटाले सामने आ जाते हैं। मैं उसकी बात करूंगा, इसलिए इस वीडियो का देखना आपके लिए ज़रूरी है। और मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको मेरी बात ये इसमें समझ में आती है कि हाँ ये घोटाला हुआ है, तो कृपया करके आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए ताकि लोगों को पता चले। सरकारों पर आजकल विपक्ष का कोई दबाव नहीं है। मैं उसकी भी बात करूंगा कि विपक्षी दल किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन विपक्षी दल किसी तरह से जनता की मदद नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा और इस बात के लिए सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा कि वो हमारे गाढ़ी कमाई के पैसे से, जो खजाने में पैसा है, जो दान से जो पैसा आया है, कोरोना फंड्स के जरिए जो पैसा आया, उसका दुरुपयोग नहीं हो, उसका इस तरह दुरुपयोग नहीं हो, अधिकारियों के जेबों में न भरा जाए, ये कुछ लालची स्थानीय स्तर के नेताओं की जेबों में नहीं ये धन चला जाए। इसके लिए ये ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और इसलिए ये ज़रूरी है कि इस घोटाले के बारे में बात की जाए। कोरोना किट घोटाला में जो अभी तक जानकारी आई है, कोरोना किट एक जो किट होता है जिसको डॉक्टर पहन के मरीजों की देखभाल करने के लिए उसके नज़दीक जा सकते हैं, उससे संक्रमण नहीं होता है, तो वो कोरोना किट होता है जो जिसको पहनते हैं। उसकी खरीद में घोटाला हुआ है, गड़बड़ी आई है सामने। कम दाम की उसकी कीमत से ज़्यादा दाम पे ख़रीदा गया है, उसको ऐसी कंपनियों से ख़रीदा गया है जिनका ये काम ही नहीं है, यानी दलाली भी इसमें सामने आई है। उसके अलावा थर्मल स्कैनर जो आजकल आपको बाज़ारों में दिखाई दे रहा होगा, हर जगह लोगों के टेम्परेचर की जांच के लिए जो थर्मल स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है, उस थर्मल स्कैनर की खरीद में घोटाला हुआ है। पल्स ऑक्सीमीटर जो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा सही है कि नहीं है, उसकी जांच के लिए जो पल्स ऑक्सीमीटर खरीदे गए हैं, अलग अलग पंचायतों में जो खरीदे गए हैं, अस्पतालों में खरीदे गए हैं, तरह तरह के व्यावसायिक संस्थानों ने भी अपने स्तर पर इस तरह की खरीद की है। लेकिन सरकारी महकमों से, जो सरकारी खजाने से पैसे को लेकर जिस तरीके से अफरा तफरी में और जिस तरीके से कम दाम की चीज़ को ज़्यादा दाम में ख़रीदा गया है और ये घोटाला करोड़ों का सामने आ सकता है, क्योंकि ये घोटाला पूरे प्रदेश में लगभग सभी ज़िलों में ये जड़ जमा चुका है। सभी ज़िलों में इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। तो ये बहुत बड़ा घोटाला के रूप में अभी आने वाले समय में ये और बड़ा घोटाला साबित हो सकता है, और बड़ा घोटाला
के रूप में हमारे सामने आ सकता है। उसके अलावा ब्रीथ एनालाइज़र, जिससे आदमी जो मरीज होते हैं उसको सांस लेने में जो तकलीफ़ होती है तो उसकी तकलीफ़ का स्तर क्या है उसको जानने के लिए ब्रीथ एनालाइज़र की ज़रूरत होती है अस्पतालों में, उसकी खरीद में भी गड़बड़ी हुई है। तो हम और आप समझ सकते हैं कि इस कोरोना काल में जब ऐतिहासिक स्तर पे इस महामारी का सामना कर रहे हैं हम लोग बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं, पूरा देश इस वक्त जो है तरह तरह के संकट से गुजर रहा है, ऐसे में अपराधी और स्थानीय स्तर के नेताओं ने किस तरह से सरकारी खजाने से किस तरीके की लूट मचाई है, ये जानना ज़रूरी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस बारे में आवाज़ उठाई, सबसे पहली आवाज़ अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से उठाई गई। ये अच्छी बात रही कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कुछ विधायकों ने भी इस समस्या को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक है देवमणि द्विवेदी, उन्होंने सीएम से शिकायत की। वो सुल्तानपुर के ज़िले के एक कंस्टिट्यूंसी के विधायक हैं। उन्होंने अपने डीएम के खिलाफ शिकायत की कि वहाँ गड़बड़ियाँ हो रही हैं। उस पर सीएम ने संज्ञान लिया कि इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से कार्रवाई भी हुई है, यानी सरकार ने मान लिया है कि यह घोटाला हुआ है, यह गड़बड़ी सामने आई है, अधिकारी इसमें लिप्त हैं। कई और जिलों के भाजपा नेताओं ने भी चिट्ठी लिखकर इस पर असंतोष जाहिर किया, जिस तरीके से सामानों की खरीद हो रही थी। और एक भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक हैं रामपाल सिंह पुंडीर, उन्होंने कमिश्नर अपनी कमिश्नरी के कमिश्नर को चिट्ठी लिखी और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर, वो सहारनपुर कंस्टिट्यूंसी से आते हैं, सहारनपुर इलाके के हैं, और उन्होंने वही शिकायत की और उसके बाद ये मामला उजागर हुआ, इस मामले में कार्रवाई हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद योगी सरकार ने इस पर सख्ती दिखाते हुए कुछ जांच किए और उसके बाद कुछ लोगों के निलंबन की कार्रवाई भी हुई है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और इसके अलावा अभी हाल में 15 डीएम को इधर से उधर किया गया और 8 ऐसे डीएम को नई नियुक्ति इसलिए नहीं दी गई क्योंकि उनके ऊपर इसी तरह के चार्जेस थे कि उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर सही ढंग से काम नहीं किया और इस तरह की खरीद में गड़बड़ियां उनकी देखरेख में सामने आया। इसके अलावा विरोधी दलों की ओर से भी इस पूरे मामले में गतिविधियां शुरू हुई हैं। कांग्रेस ने तो शनिवार को इसको लेकर एक प्रोटेस्ट सड़क पर उतरकर उनके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ज़मीन पर कांग्रेस के प्रदर्शन के अलावा प्रियंका गांधी भी लगातार इस घटना को मॉनिटर कर रही हैं और उन्होंने इस पूरे मामले में कई ट्वीट्स किए हैं। एक ट्वीट इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी ने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने इस तरह के ऐसी परिस्थिति में इस तरह की लूट कांड सामने आने को लेकर चिंता जताई है। इस पूरे मामले में अखिलेश यादव ने भी अधिकारियों की मंशा पर चिंता जताई है और उन्होंने कहा कि यूपी में अफसरों के बीच में लूट की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा जनता को सिर्फ बहकावे के लिए है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी इसको लेकर गंभीर आवाज़ बुलंद की है। अगर देखा जाए तो विपक्षी दलों में उसने कंक्रीट जानकारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज्यसभा में सदस्य हैं संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इस पूरे मामले में बड़ी चिंता जाहिर की। 65 जिलों में यह घोटाला हुआ, ऑक्सीमीटर की खरीद में घोटाला, थर्मोमीटर की खरीद में घोटाला, हेमोटोलॉजी एनालाइजर खरीद में घोटाला। इस घोटाले में, इस भ्रष्टाचार में ऊपर से लेकर नीचे तक शामिल है और इसमें सीबीआई की जांच के बगैर, हाई कोर्ट की एसआईटी बनाए बगैर, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की एसआईटी बनाए बगैर भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई नहीं हो सकती, उन पे एफआईआर और जेल जाने की, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात उन्होंने की कि इस पूरे मामले में जो एसआईटी की जांच सरकार की ओर से गठित की गई है, एसआईटी की जांच के लिए जो कहा गया है, उस पर उन्होंने कहा है कि इससे जांच से ये लीपापोती है और आंख में धूल झोंकने की कार्रवाई है। ये जो सरकार की मंशा है, सरकार जो बार बार दावे करती है और उसके उलट जो परिस्थितियाँ हैं वो जाहिर तौर पर बहुत चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि लगातार ये स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग में चूक हुई है। मुख्यमंत्री लगभग हर रोज़ 11 अधिकारियों के साथ, अपनी टीम 11 के साथ इस तरह की बैठकों में समीक्षा करते हैं कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर क्या कुछ चल रहा है। हर रोज़ वो रिपोर्ट लेते हैं। बावजूद इसके इस तरह की घटना का होना, बावजूद इस तरह की गड़बड़ी का सामने आना चिंता पैदा करता है कि अगर इतनी मॉनिटरिंग के बावजूद अधिकारी या नीचे जिला स्तर पे इसका दुरुपयोग हो रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि
जो एजेंसी एक बना दी गई है खरीद करने के लिए, मेडिकल सप्लाइज़ के लिए अस्पतालों में और जो तमाम मेडिकल संस्थान हैं उसके लिए जो एजेंसी एक बना दी गई है, उस एजेंसी की ओर से भी सामान की खरीद को लेकर किसी तरह की एक पारदर्शिता जो होनी चाहिए वो पारदर्शिता नहीं दिखाई दे रही है। और वो एक जो साफ़ सुथरा डील होना चाहिए वो उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और विपक्षी दलों की ओर से जब इस तरह की गड़बड़ियों को सामने लाया गया, सरकार पर सवाल उठाए गए, तब जाकर योगी सरकार ने इस पूरे मामले में एसआईटी एक बनाई, एसआईटी स्पेशल टास्क फोर्स बनाया और मुख्य सचिव राजस्व विभाग के हैं रेणुका कुमार, उनकी अध्यक्षता में ये समिति बनी और उनके साथ 2 और बड़े अधिकारियों को शामिल किया गया। और दूसरे वो अधिकारी हैं जो नगर विकास एमडी जल निगम के सचिव हैं विकास गोठलवाल, उनको और चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव अमित गुप्ता को इस एसआईटी में रखा गया है। ये 3 लोगों की समिति बनाई गई है। इस पूरे मामले में एक और दुखद पहलू ये है कि विपक्ष इस समय अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। इस पूरे समस्या को लेकर विपक्ष एकजुट नहीं है और सभी दल अपनी लड़ाई खुद अलग अलग लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने अलग प्रदर्शन किया, आम आदमी पार्टी अलग थलग होकर इस तरह के मामले का लगातार खुलासा कर रही है, इस तरह मामले को सार्वजनिक मंच पर रख रही है, मीडिया के सामने रख रही है और तमाम दस्तावेजों के साथ बात कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता भी बयान जारी कर रहे हैं, लेकिन सबकी लड़ाई अलग अलग है। ऐसे मामले में अगर विपक्ष एकजुट होता तो सरकार पर ज़्यादा दबाव बन सकता था और इस तरह के पूरे मामले में एक गंभीर जांच से स्थिति साफ हो सकती थी कि किन अधिकारियों ने, किन लोगों ने इस ऐसे वक्त में सरकार के खजाने को चूना लगाया है, इस ऐसे आपदा काल में इस तरह की लूट का साहस किया है। निश्चित रूप से इस पूरे घोटाले से सरकार की साख भी जुड़ी हुई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक मॉडल के रूप में देखे जा रहे थे। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा रहे थे जो अब कोरोना संक्रमण के काल में बहुत ही सख्ती और चुस्ती के साथ अपनी टीम 11 के साथ लगातार बैठकें कर रहे थे, लगातार बात कर रहे थे और उसके अलावा उसको एक्सिक्यूट कर रहे थे और उनकी नाक के नीचे इस तरह की घटना सामने आई है। ये योगी आदित्यनाथ की चर्चा उस वक्त भी बहुत हुई थी जब योगी आदित्यनाथ के पिताजी की मौत हो गई, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से और पूरा प्रदेश चूँकि उससे जूझ रहा था और उस समय मजदूरों के पलायन भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसलिए उस समस्या को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपने पिता के श्राद्ध में जाना जरूरी नहीं समझा। पिता की मौत के बावजूद योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सेवा करना ज़्यादा जरूरी समझा और उन्होंने कहा कि चूँकि वो संत हो चुके हैं और वो उनके जैविक पिता थे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इतने डिवोशन के बावजूद अगर इस तरह की घटना सामने आई है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि कहां से ये गड़बड़ी हुई, किन अधिकारियों ने, किन लोगों ने सरकारी खजाने को इतना बड़ा चूना लगाया है और इस ऐसे माहौल में इस तरह का दुस्साहस किया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको इसकी जानकारी हो जाए। और आखिर में एक निवेदन और मैं करना चाहता हूं आपसे कि मैंने जैसा आपको शुरू में आपसे निवेदन किया कि इस तरह की घटनाओं को अगर आप मानते हैं कि लोगों के बीच में जागरूकता होनी चाहिए, लोगों के ऊपर में लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, तो कृपया ऐसे वीडियो को आप शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सच्चाई लोगों के सामने रहे, सरकार के ऊपर एक जवाबदेही से काम करने का दबाव बने।